नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। फिजिक्स का ये 5वां आपका मतलब पार्ट होगा। और ये आपका स्पीडी जो आपका जो टॉपर्स चॉइस करके पीला रंग का कवर वाला आता है, रेलवे वाला का मैं बात नहीं कर रहा, एक बिहार दरोगा का करके आता है, ठीक है, उसी का है। तो पूरा का पूरा हम इसमें सेशन को याद करवा रहे हैं और उम्मीद है कि आपको भी याद होगा। तो वीडियो पे बने रहें, दोस्तों को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ताप का ऐसे मात्रक केल्विन होता है। ताप का ऐसे मात्रक केल्विन होता है। सूर्य के बाहरी सतह का ताप 6000 के होता है। सूर्य के बाहरी सतह का ताप 6000 के होता है। उच्च तापमान मापा जाता है पायरोमीटर से। जो बहुत उच्च तापमान है उसको पायरोमीटर से मापते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 98 डिग्री, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सी तथा 310 केल्विन। मानव शरीर का समान तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सी या 310 केल्विन, ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान भी एक एक ही मार्ग मान प्रदर्शित करता है 40 डिग्री ताप पर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान भी एक ही मान, देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे वो कौन ऐसा ताप है, समझिए, कह रहा है कि वो कौन सा मान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक होता है, तो 40 डिग्री सी होता है, ठीक है। चलिए अगला है, किसी वस्तु का ताप कितना डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है? -273.15 डिग्री सी। किसी भी वस्तु का ताप कितना डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है? -273.15 डिग्री सी, ठीक है। तो कोई भी वस्तु -273 डिग्री सी से ठंडा नहीं हो सकता है, ठीक है। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी, सभी गैस शून्य आयतन घेरेगा -273.15 डिग्री सी पर। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगा -273.15 डिग्री सी पर। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सी। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सी। क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है पारा थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है पारा थर्मामीटर, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है पारा थर्मामीटर। पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। अति ठंडे प्रदेश में ताप मापने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अधिक ठंडा प्रदेश में ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्कोहल तापमापी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। कहता है किसी वस्तु का ताप कितना डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा? -273.15 डिग्री सी से कम नहीं होगा। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगा -273.15 डिग्री सी पर। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सी। क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है पारा थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है पारा थर्मामीटर। पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था और अति ठंडे प्रदेश में ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्कोहल तापमापी, ठीक है। आगे देखिए, अगला है, अल्कोहल जमता है -115 डिग्री सी पर। दोस्तों, अल्कोहल जमता है -115 डिग्री सी पर। पारा जमता है -39 डिग्री सी पर। अल्कोहल जमता है -115 डिग्री सी पर। पारा जमता है -39 डिग्री सी पर। पारा का क्वथनांक होता है -357 डिग्री सी। पारा का क्वथनांक होता है, मतलब क्वथनांक मतलब उबलना। तो पारा का क्वथनांक होता है -357 डिग्री सी पर, ठीक है। वह ताप जिस पर वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है वह गलनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदल जाए वह गलनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर द्रव ठोस में बदल जाए वह हिमांक कहलाता है। चलिए एक बार फिर से देखेंगे इसको। अल्कोहल जमता है -115 डिग्री सी पर। अल्कोहल जमेगा -115 डिग्री सी पर। पारा जमेगा -39 डिग्री सी पर। पारा का क्वथनांक होता है -357 डिग्री सी। पारा का क्वथनांक होता है -357 डिग्री सी। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है वह गलनांक होता है। वह ताप जिस पर द्रव ठोस में बदल जाता है वह हिमांक कहलाता है।
चलिए आगे कहता है, हाँ क्या कहता है कि वह ताप जिस पर द्रव वाष्प या गैस में बदल जाता है वह क्वथनांक कहलाता है। वह ताप दोस्तों, वह ताप जिस पर द्रव वाष्प या गैस में बदल जाता है वह क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, वह ताप जिस पर द्रव वाष्प या गैस में बदल जाता है वह क्वथनांक कहलाता है। गलनांक और हिमांक बराबर होता है। गलनांक और हिमांक बराबर होता है। गलनांक और हिमांक बराबर होता है। सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है 0 डिग्री सी तथा 100 डिग्री सी। सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक और क्वथनांक होता है, देखिए सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक होगा 0 डिग्री सी तथा क्वथनांक 100 डिग्री सी, तो आप जानते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक और क्वथनांक, फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक कितना होगा 32 डिग्री F और क्वथनांक होगा 212 डिग्री F। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक कितना होगा 32 डिग्री F, शुद्ध जल का हिमांक 32 डिग्री F और क्वथनांक 212 डिग्री F होता है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक और क्वथनांक कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का जो हिमांक होगा 273 केल्विन और क्वथनांक होगा 373 केल्विन। केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक और क्वथनांक पूछ रहा है, तो केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का दोस्तों हिमांक जो है ना वो 273 केल्विन होगा और क्वथनांक 373 केल्विन। नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ाने एवं अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। कहता है कि यहाँ पे देखिएगा कि दाब बढ़ाने एवं अशुद्धि मिलाने पर द्रव का जो क्वथनांक है ना वो बढ़ जाता है। दाब बढ़ा देंगे और अशुद्धि मिला देंगे तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम रहता है। पहाड़ पर खाना देर से पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम होता है। हाँ, कहता है पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। जल को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। जल को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। जल को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर वाष्पीकरण घट जाता है। बढ़ने पर वाष्पीकरण घट जाता है। दाब बढ़ने पर वाष्पीकरण घट जाता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर दोस्तों तेज रहता है। कमरे में फ्रिज का दरवाजा खोल देंगे तो कमरा का तापमान बढ़ जाएगा, वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, ये आप जानते हैं। फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक समान तापमान बना के रखना। फ्रिज में थर्मोस्टेट का काम होता है एक समान तापमान बनाना। फ्रिज में थर्मोस्टेट का दोस्तों काम होता है एक समान तापमान बनाए रखना। फ्रिज में थर्मोस्टेट का काम होता है एक समान तापमान को बनाकर रखना। फ्रिज में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए जो तापमान देते हैं वो 4 डिग्री सी या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस रहेगा तो 4 डिग्री सी और अगर फ़ारेनहाइट पैमाना पूछेगा तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो फ्रिज में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए जो संरक्षित तापमान है वो 4 डिग्री सी या 40 डिग्री F होता है। ठीक है, कहता है कि रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत प्रतिशत ओह प्रति प्रशीतलक के रूप में रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलन प्रति प्रति प्रशीतलक के रूप में किसका प्रयोग होता है? फ्रीओन का। दोस्तों कभी कभी हो जाता होगा ऐसा, है ना, इतना आसान है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे थे। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक के रूप में किसका प्रयोग होता है? फ्रीओन का।
दो विभिन्न वस्तुओं द्वारा बनाया गया सेंसर थर्मोकपल कहलाता है। दो विभिन्न धातुओं द्वारा बनाया गया सेंसर थर्मोकपल कहलाता है। दो विभिन्न धातुओं द्वारा बनाया गया जो सेंसर होता है वो थर्मोकपल कहलाता है। दो विभिन्न धातुओं द्वारा बनाया गया सेंसर थर्मोकपल कहलाता है। थर्मोकपल प्रयोग होता है तापमान मापने में। थर्मोकपल प्रयोग होता है तापमान मापने में। थर्मोकपल का प्रयोग करते हैं दोस्तों तापमान मापने में। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस कपूर है ना, वह वाष्प बन जाता है। उसको जब जलाएंगे तो डायरेक्ट वाष्प, वो द्रव नहीं बनेगा, तो वह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। दो विभिन्न धातुओं द्वारा बनाया गया सेंसर थर्मोकपल कहलाता है। दो विभिन्न धातुओं द्वारा बनाया गया सेंसर थर्मोकपल कहलाता है। थर्मोकपल प्रयोग होता है तापमान मापने में, और ठोस कपूर सीधे वाष्प में बदल जाता है ऊर्ध्वपातन के कारण। ठीक है, वायु में जलवाष्प की मात्रा, वायु में जलवाष्प की मात्रा है आर्द्रता। वायु में जलवाष्प की मात्रा है आर्द्रता। वायु में जलवाष्प की मात्रा है आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता मापक है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता अधिक होता है बरसात में, बरसात में आर्द्रता ज़्यादा होता है। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता घटता है। तापमान बढ़ेगा तो आपेक्षिक आर्द्रता घट जाएगा। मोटर गाड़ी के टायर का ट्यूब फटने पर हवा का ठंडा होना रुद्धोष्म प्रक्रम है। मोटर गाड़ी के टायर का ट्यूब फट जाता है ना, तो ठंडा उसमें से ना ठंडा हवा निकलता है दोस्तों, रुद्धोष्म प्रक्रम के कारण। ठीक है, कौन सा प्रक्रम? रुद्धोष्म। अगला है साइकिल में हवा भरते समय पंप गर्म हो जाता है, ये भी रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश से संबंधित है। वह ऊर्जा जिसके प्रभाव से हम वस्तुओं को देख पाते हैं प्रकाश कहलाता है। प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसके फोटोन कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिसको फोटोन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश के वेग को सबसे पहले ज्ञात किया था डेनमार्क के रोमर ने 1676 में। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? डेनमार्क के रोमर। डेनमार्क के रहने वाले थे, रोमर नाम था वैज्ञानिक का, 1676 में। प्रकाश के वेग को सबसे पहले ज्ञात किया था डेनमार्क के रोमर ने 1676 में। तो प्रकाश के वेग को सबसे पहले ज्ञात किया था डेनमार्क के रोमर ने 1676 में। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच की प्रकाश में चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और सबसे पहले वेग को किसने ज्ञात किया था? डेनमार्क के रोमर ने 1676 में। आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग गति समान होती है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति एक समान होती है, दोनों समान होता है। ठीक है, तो प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति एक समान होती है। बिजली की चमक के काफी समय बाद बादल का गर्जन सुनाई देता है, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन ने। प्रकाश तरंग होता है अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। अच्छा, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास होती है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास होती है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास होती है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है लाल रंग का, मतलब लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, और आवृत्ति सबसे ज्यादा होता है बैगनी का। ठीक है, आवृत्ति सबसे ज्यादा बैगनी का होता है। फिर से देखेंगे,
प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास होती है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास होती है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास होती है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है लाल रंग का, तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है बैगनी का, और आवृत्ति सर्वाधिक होता है बैगनी का। ठीक है। आवृत्ति सबसे ज्यादा किसका होता है? बैगनी का। और आवृत्ति सबसे कम होता है लाल का। आवृत्ति सबसे कम होता है लाल का। सभी रंगों को अवशोषित करता है काला रंग की वस्तु। सभी रंगों को अवशोषित करता है काला रंग की वस्तु। सभी रंगों को अवशोषित करता है काला रंग की वस्तु। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत प्रस्तुत किया था हाइगेंस ने 1678 में। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत को प्रस्तुत किया था हाइगेंस ने 1678 में। प्रकाश के गति तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया था हाइगेंस ने 1678 में। ठीक है। तो प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? हाइगेंस ने 1678 में। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था आइंस्टीन ने 1905 में। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था आइंस्टीन ने 1905 में। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था आइंस्टीन ने 1905 में। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था आइंस्टीन ने 1905 में। ठीक है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है 1.3 सेकेंड। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को, माने चंद्रमा का प्रकाश जो पृथ्वी तक आता है ना, 1.3 सेकेंड लगता है। ठीक है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है 1.3 सेकेंड। जब प्रकाश वायु से कांच में पहुंचता है तो इसकी चाल घट जाती है। जब प्रकाश की चाल वायु से कांच में पहुंचता है तो उसकी चाल घट जाती है। जब प्रकाश की चाल वायु से कांच में पहुंचता है तो इसकी चाल घट जाती है। जब प्रकाश वायु से कांच में पहुंचता है तो उसका चाल घट जाता है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 विभिन्न रंगों में बिखर जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये आप जानते हैं। प्रिज्म या कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? विचलन बैगनी का। प्रिज्म या कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बैगनी का। प्रिज्म या कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है? बैगनी का। श्वेत या सूर्य का प्रकाश मिश्रण है 7 रंगों का। ठीक है। कहता है कि दोस्तों इसमें एक चीज याद रखिएगा कि प्रिज्म या कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है? तो बैगनी का होता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता या सौर विकिरण मापी जाती है एक्टिनोमीटर से। सूर्य की किरण की तीव्रता और सौर विकिरण मापा जाता है एक्टिनोमीटर से। सूर्य की किरण की तीव्रता या सौर विकिरण मापा जाता है एक्टिनोमीटर से। कैथोड किरणें होती है ऋणात्मक व अदृश्य। कैथोड किरणें होती है ऋणात्मक और अदृश्य। कैथोड किरणें होती है ऋणात्मक और अदृश्य। कैथोड किरणों की खोज विलियम कुक ने किया था। कैथोड किरणों की खोज विलियम कुक ने किया था। कैथोड किरण का खोज विलियम कुक ने किया था। कैथोड किरण का खोज विलियम कुक ने किया था। कैथोड किरण ऋणात्मक व अदृश्य होता है। कैथोड किरण ऋणात्मक और अदृश्य होता है। ठीक है। तो कैथोड किरण कैसा होता है? ऋणात्मक और अदृश्य। कैथोड किरण की खोज विलियम कुक ने किया था। कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। आगे चलिए। जब प्रकाश किरण वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों से टकराता है जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म धूलकण से टकराता है तो विभिन्न दिशा में फैल जाता है। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। कितना बढ़िया चीज है। देखिए कहता है कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण से टकराता है तो विभिन्न दिशा में फैल जाता है। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। आगे देखिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग के प्रकाश में होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग में होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग में होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक बैगनी रंग में होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक बैगनी रंग में होता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अच्छा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। पृथ्वी को से देखने पर आकाश दिखता है नीला। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ये तो आप जानते ही हैं। प्रकाश का चिकना सतह से टकराकर वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के परावर्तन पर। परिदर्शी या पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन पर काम करता है। पेरिस्कोप या परिदर्शी प्रकाश के परावर्तन पर काम करता है। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला धुतिहीन प्रकाश के परावर्तन के कारण ही। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला धुतिहीन दिखाई देता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होता है। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है। माध्यम में परिवर्तन से प्रकाश किरणें के पथ में परिवर्तन कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। कहता है कि माध्यम में परिवर्तन से प्रकाश किरण के पथ में परिवर्तन, माध्यम में परिवर्तन से प्रकाश किरण के पथ में जो परिवर्तन होता है ना, वही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अविलंब से दूर हट जाएगा, ये आप जानते होंगे। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। यहाँ देखिए क्या कहा था, यहाँ क्या कहा था देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा ना, अविलंब से दूर हट जाएगा, अविलंब से दूर चला जाएगा। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, याद रखिएगा। देखिए कहता है पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। समझ गया? तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल के अंदर पड़ी वस्तु आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हीरा चमकना मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होता है। कांच की दरार तथा पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। कांच की दरार तथा पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। समझे? साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्टिकल फाइबर माने प्रकाश तंतु काम करता है पूर्णांतिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार ननिंदर का पानी ने किया था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार ननिंदर का पानी ने किया था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार ननिंदर का पानी ने किया था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार ननिंदर का पानी ने किया था। इंद्रधनुष बनता है प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण से। इंद्रधनुष बनता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से भी, प्रकाश के अपवर्तन से भी और प्रकाश का दोस्तों विक्षेपण से भी। इंद्रधनुष में रंग होता है 7। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी का, और सबसे कम लाल का होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक विक्षेपण होगा बैंगनी का, सबसे कम लाल में होगा। ठीक है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में। प्राथमिक या मूल रंग है लाल नीला हरा, माने नीला लाल भाई, लाल नीला हरा। ठीक है, नीला लाल हरा प्राथमिक रंग है। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे हम पूरक वर्ण कहते हैं। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसको हम पूरक वर्ण कहते हैं। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसको हम पूरक रंग कहते हैं। रंगीन टेलीविजन में उपयोग किया जाता है प्राथमिक रंग। जो रंगीन टीवी है उसमें प्राथमिक रंग का उपयोग किया जाता है। जो रंगीन टीवी है उसमें प्राथमिक रंग का उपयोग किया जाता है। टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्ड्स ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया था। अब दर्पण में आइए। सपाट सतह युक्त दर्पण। सपाट सतह युक्त दर्पण जिसकी एक सतह परावर्तक एवं दूसरी सतह पर कलई या पॉलिश होता है वह समतल दर्पण कहलाता है। कहता है सपाट सतह युक्त दर्पण
जिसकी एक सतह परावर्तक होता है, दूसरी सतह पर पॉलिश किया रहता है या कलई किया रहता है, वह समतल दर्पण कहलाता है। दर्पण के पीछे में कलई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। दर्पण के पीछे जो रंगा जाता है, पेंट किया जाता है, पॉलिश किया जाता है या कलई किया जाता है, वो सिल्वर नाइट्रेट का होता है। तो दर्पण के पीछे कलई करने वाला प्रयोग किया जाता है क्या चीज से? सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक है, आगे चलिए। समतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के बराबर। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु के बराबर होगा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी होगा, सीधा और वास्तु के बराबर। अच्छा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है समतल दर्पण को। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किस दर्पण को मानते हैं? समतल दर्पण को। एक बार फिर से देखेंगे इसको। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के बराबर। समतल दर्पण में बना बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के बराबर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक सतह समतल दर्पण को दोस्तों माना जाता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई आवश्यक होता है वस्तु की ऊंचाई का आधा। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई आवश्यक है वस्तु की ऊंचाई का आधा। जो वस्तु की ऊंचाई है उसका आधा दर्पण रहना चाहिए। वस्तु की ऊंचाई का आधा दर्पण की ऊंचाई होना चाहिए, तभी जाके पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। अच्छा, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। अवतल दर्पण में वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण में क्या कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा अवतल दर्पण। ठीक है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा। उत्तल दर्पण में आभासी सीधा वस्तु से छोटा। उत्तल दर्पण में आभासी सीधा वस्तु से छोटा। दोस्तों एक बार फिर से इसको देखेंगे। देखिए, अवतल दर्पण में कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। लेकिन उत्तल दर्पण में आभासी सीधा वस्तु से छोटा। गाड़ियों के हेडलाइट में जो दर्पण प्रयुक्त होता है वो अवतल दर्पण होता है। गाड़ी का हेडलाइट में दोस्तों जो दर्पण प्रयुक्त होता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है। वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोडियम सोडियम प्रवर्तक लैंप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। सोडियम प्रवर्तक लैंप के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। ठीक है। तो सोडियम प्रवर्तक लैंप में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा और पूरा याद हुआ होगा। ठीक है, पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।